मैडम चौहान, हमने पहले से ही उनकी लोकेशन लॉक कर ली है। ठीक है, मुझे समय पर संपर्क करो, कहकर अदिति सिंह गुप्ता ने फोन काट दिया। इस पल में अदिति सिंह गुप्ता को बिल्कुल नींद नहीं थी। उनका दिमाग इस बारे में सोच रहा था कि वह शख्स कौन था, लेकिन सोचने के बाद उन्हें केवल यही लगा कि आदित्य शर्मा में इतनी हिम्मत थी। उलसूर झील के आसपास एक बैंक ले ढूंढने के लिए वे जल्दी से कार से उतरे और दौड़कर वहां पहुंचे। लेकिन कार के सामने देखा तो कार में कोई नहीं था। कार की विंडशील्ड पर एक नोट था। उस पर एक वाक्य लिखा था, मेरी लेडी को मैंने अपहरण कर लिया है, अदिति सिंह गुप्ता को बताओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अध्याय 200। दीदी, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपका बिस्तर गर्म करूं? श्रीमती अदिति, हम हार गए। उस लड़के ने कार छोड़ दी। अब लोग नहीं जानते कि कहाँ जाना है। अदिति सिंह गुप्ता की खूबसूरत आंखों में हल्की चमक आई। तुम लोग क्या खाते हो? मैंने तुम्हें भारी रकम देकर बुलाया था, क्या तुम बेकार हो? श्रीमती अदिति, चिंता ना करें, हम निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढोगे? अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर उस व्यक्ति में तुम्हें इस्तेमाल करने की क्षमता है तो उसमें तुम्हें ढूंढने से रोकने की भी क्षमता है। श्रीमती अदिति, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे क्या पता, 4 लोग 2 लोगों को नहीं देख पाए, तुम्हें बुलाने का क्या फायदा? अदिति ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। 4 अंगरक्षकों ने फोन पर दांत सुनी। कोई भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार वे वास्तव में लापरवाही के दोषी थे। उन्होंने व्यक्ति को खो दिया। शिकायत करने के लिए चारों अंगरक्षकों ने अदिति की शिकायत नहीं की बल्कि आदित्य शर्मा की शिकायत की। उन्होंने कई सालों तक शालिनी मल्होत्रा की रक्षा की थी और कोई गलती नहीं हुई थी। जैसे ही आदित्य शर्मा आया, कुछ गड़बड़ हो गई। चारों अंगरक्षकों ने सोचा कि जब वे आदित्य शर्मा को पकड़ लेंगे तो उसे सबक सिखाएंगे। बेशक ये सिर्फ उनकी एक तरफा सोच थी। अगर वे वास्तव में आदित्य शर्मा से मिले तो वे उसके मुकाबले नहीं टिक पाएंगे। अदिति ने अंगरक्षकों को डांटने के बाद धीरे धीरे शांत हुई। तुम लोग ढूंढो, मैं दूसरा रास्ता सोचती हूँ। हाँ, वैसे श्रीमती अदिति, उस लड़के ने एक नोट छोड़ा था। क्या लिखा था? अदिति चौंक गई। लिखा था कि मैंने 8वीं मिस को ले लिया है, अदिति सिंह गुप्ता को बता दो कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये सुनकर अदिति की खूबसूरत आंखों में बुद्धिमानी और कला की चमक आए। अब उसे और यकीन हो गया था कि यह आदित्य शर्मा का काम है। भले ही शालिनी मल्होत्रा को ले जाने वाला व्यक्ति आदित्य शर्मा ना हो, इसका आदित्य शर्मा से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। ठीक है, मैं समझ गई, अभी के लिए इतना ही, अदिति ने जवाब दिया और फोन काट दिया। बिस्तर के सिरहाने पर टिकी हुई अदिति ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, शालिनी मल्होत्रा को फोन किया और उसे फोन बंद होने की आवाज सुनाई दी। अदिति को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कार छोड़ने की सोची वह स्वाभाविक रूप से शालिनी मल्होत्रा का फोन भी बंद कर देगा। हालांकि अदिति को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी छोटी बहन को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर वह अचानक एक अजनबी पुरुष के साथ क्यों चली गई? और उसने बार में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह पुरुष उसका प्रेमी है। ये वाकई सामान्य नहीं था। क्या उस पुरुष ने कोई विशेष तरीका इस्तेमाल किया? अदिति ने भय से कुनी और उसके दिमाग में एक विचार आया। अदिति वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी और उसे अपनी पहचान का पता था। जब वह देश में थी तब अदिति ने अपने जैसे अन्य प्रतिभाशाली लोगों से भी मुलाकात की थी। उन लोगों से उसे पता चला था कि उनकी तरह की प्रतिभा अनोखी नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं और यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों के कुछ संगठन भी हैं। ये जानकारी मिलने के बाद अदिति ने अपनी प्रतिभा को छिपाने की पूरी कोशिश की। वह इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही दिखाती थी। लगता है यह मामला उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, अदिति ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। अगर वह पुरुष और आदित्य शर्मा एक साथ हैं तो उनके पास 2 प्रतिभाएं हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस स्तर तक पहुंच गए हैं। अगर वे एक स्तर तक पहुंच गए तो मैं निष्क्रिय स्थिति में हूं। अदिति ने एक पल के लिए सोचा, मुझे एक जवाबी उपाय सोचना होगा। सोचते हुए अदिति ने अपना मोबाइल उठाया और पता पुस्तिका खोली। उसने एक सहपाठी का नंबर डायल करने की सोची, लेकिन गलती से नैना गुप्ता का नंबर देख लिया। अदिति ने थोड़ा सोचा और सीधे उसे डायल कर दिया। इस समय नैना गुप्ता कपड़े पहन रही थी। वह बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। मूल रूप से नैना गुप्ता अगले दिन स्त्री रोग अस्पताल में जांच के लिए जाने वाली थी, लेकिन करीब से देखने पर अगर वह दिन में गई तो अफवाहें फैलने की बहुत संभावना थी, खासकर उसकी पहचान के कारण। उसके शब्द और कर्म बाहरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करते थे। इसलिए उसने पूजा राणा को फोन किया और पूजा से रात में स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट लेने को कहा ताकि वह जांच के लिए जा सके। 10 मिनट पहले अनन्या को पूजा राणा का फोन आया था। सब कुछ तैयार था। पूजा राणा उसे लेने के लिए गाड़ी चला रही थी, इसलिए नैना गुप्ता कपड़े पहनने की तैयारी कर रही थी। तभी फोन फिर से बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि यह अदिति सिंह गुप्ता का कॉल था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इतनी रात गए उसने मुझे क्यों फोन किया? क्या साहिल ने कुछ किया? अनन्या ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर फोन उठाया। कजिन अदिति, इतनी रात गए फोन करने का कोई बड़ा कारण तो नहीं?
अनन्या ने नर्म स्वर में पूछा। हाँ कजिन अनन्या वाकई भविष्यवक्ता हैं। तो क्या आप जानती हैं कि मेरे यहाँ क्या हुआ? अदिति ने हल्के से कहा। कजिन अदिति का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। कजिन अनन्या को समझ नहीं आया या समझने का नाटक कर रही हैं? अदिति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ कजिन अदिति हमेशा से स्पष्टवादी रही है। आज इतनी उलझन में क्यों है? अगर कुछ कहना है तो सीधे कहें, हमारे बीच छिपाने की जरूरत नहीं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि कजिन अनन्या इतनी स्पष्ट है तो मैं भी सीधे कहूंगी। आज बेंगलुरु में कुछ हुआ। एक पुरुष ने तृप्ति को ले लिया। क्या कजिन अनन्या को इसके बारे में कुछ पता है? अनन्या ने ये सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई। अदिति के मुंह में तृप्ति, वह जानती थी कि यह अदिति की अपनी बहन थी जिसे अदिति बहुत प्यार करती थी। तो तृप्ति गायब हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अदिति इतनी घबराई हुई थी। उसने रात के समय फोन किया। हाँ, साहिल का हमला काफी तीखा था। उसने सीधे शालिनी मल्होत्रा पर निशाना साधा। हालांकि अनन्या को आदित्य शर्मा से कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि यह काम आदित्य शर्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। कजिन तृप्ति गायब हो गई। अनन्या ने आश्चर्य का नाटक किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। कजिन अदिति जल्दी से ढूंढो, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अदिति ने आ भरी। हाय मैं अक्षम हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को ढूंढने के लिए भेजा, तृप्ति नहीं मिली। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने कजिन अनन्या को फोन किया। हाँ कजिन अदिति, आपने जो कहा उससे मैं थोड़ा उलझन में हूँ। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद ढूंढने में करूं, या आपको लगता है कि मैंने किसी को तृप्ति का अपहरण करने के लिए भेजा? अनन्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं बस अनुमान लगा रही हूँ। कजिन अनन्या को कुछ खबर पता हो तो मुझे याद दिलाएं, मैं आपकी आभारी रहूंगी। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया। मुझे डर है कि मुझे कजिन अदिति को निराश करना पड़ेगा। मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। कजिन अदिति को खुद ही ढूंढना चाहिए। अगर वाकई नहीं मिल रही तो पुलिस को बुलाएं। इस तरह की बात के लिए पुलिस को कैसे बुला सकती हूँ? अगर यह हंगामा मच गया तो मेरे बेंगलुरु चौहान परिवार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अदिति की खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और उसकी आवाज कुछ नीचे हो गई। कजिन अनन्या, मैं सोच रही थी हमारी आपसी लड़ाई में परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा यही किया है, जैसे मुझे कजिन प्रिया के ठिकाने का पता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अगर कजिन अनन्या इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं तो मुझे भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर अनन्या की खूबसूरत आंखों में ठंडक की चमक आए। क्या कजिन अदिति मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, अगर कजिन अदिति को लगता है कि मैंने ये किया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर कजिन अदिति कुछ ऐसा करती हैं जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए तो मुझे परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं रहेगी। मैं सुनना चाहूंगी, आप परिवार की भावनाओं की परवाह क्यों नहीं करेंगी? अदिति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बात यह है, इस बार मेरा भाई और दूसरी बहन बेंगलुरु जा रहे हैं। मैं भी बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैंने 2 व्यवस्थाएं की हैं। मैंने कपूर एंटरप्राइजेस की सारी ताकत को एकत्र किया और जानबूझकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। अगर मेरे छोटे भाई और दूसरी बहन को कोई खतरा हुआ तो ये ताकत फट पड़ेगी। उस समय क्या परिणाम होंगे मुझे नहीं कहना, कजिन अदिति को भी पता होगा। अनन्या की बात सुनकर अदिति सीधे उठ खड़ी हुई। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से चमकी और उसने दांत पीसते हुए कहा। कजिन अनन्या, क्या आप मुझे डराना चाहती हैं? हाँ, क्या मैंने आपको डराया? कजिन अदिति ने इसकी जांच की। मैंने हिसाब लगाया, मुझे लगता है कि आपके साधनों से यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा। जितना कजिन अदिति मेरे बारे में सोचती है, मेरे पास अभी कुछ काम है, पहले फोन रखती हूँ। बिना अदिति के जवाब की प्रतीक्षा किए अनन्या ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अनन्या ने भय से कुड़ी। हालांकि उसने अभी अदिति को धमकी दी थी, फिर भी उसे थोड़ी चिंता थी कि आदित्य शर्मा और राधिका सिंह को कोई हादसा ना हो। इसलिए अनन्या ने तुरंत आदित्य शर्मा को फोन किया। इस समय आदित्य शर्मा एक होटल में पहुंच चुका था। उसके पास एक नकली पहचान थी। कमरा बहुत सुरक्षित था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद साहिल को अनन्या का फोन आया। दीदी, इतनी रात गए, अभी तक आराम नहीं किया, क्या आप मुझे याद कर रही हैं? अनन्या का चेहरा लाल हो गया। अकड़ मत दिखाओ, कौन तुम्हें याद करता है? हाँ, मुझे याद नहीं करती तो इतनी रात गए फोन क्यों किया? साहिल ने हंसते हुए छेड़ा। ये तुम्हारा किया हुआ अच्छा काम नहीं है। साहिल, सच बताओ, क्या तुमने शालिनी मल्होत्रा का अपहरण किया? दीदी, क्या आपके पास दूरदृष्टि और सुनने की शक्ति है? आपको ये भी पता है? हाँ, मैंने शालिनी मल्होत्रा का अपहरण किया, वह भी मेरे पास है, सो रही है। अध्याय 2001। क्या नैना गुप्ता की गर्भावस्था एक झूठी प्रतिक्रिया है? आदित्य शर्मा ने उलसूर झील के किनारे बेंटले छोड़ दी थी और शालिनी मल्होत्रा को सम्मोहन से सुला दिया था। जब शालिनी मल्होत्रा थोड़ा बहुत सवाल पूछने लगी तो साहिल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उलसूर झील से ऊपर की ओर चलकर एक साफस्त्रे एक्सप्रेस होटल में रुककर साहिल ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम वाकई बहुत हिम्मती हो, तुमने शालिनी मल्होत्रा का अपहरण कर लिया। तुम्हें नहीं पता अदिति सिंह गुप्ता पागल हो गई है।
आधी रात को मुझे फ़ोन किया और मुझे तुम्हारे और प्रिया के साथ धमकी दी। ओ साहिल ने हल्के से हंसा। क्या कहा उसने? उसने जो कहा उसकी परवाह मत करो। वैसे भी उसकी धमकी कोई मायने नहीं रखती। मैंने भी उसे जवाबी धमकी दी। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, अनीता रॉय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अनन्या ने सलाह दी। चिंता मत करो दीदी, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने शालिनी मल्होत्रा को सिर्फ इसलिए पकड़ा ताकि अदिति सेनगुप्ता के करीब जाने का मौका मिले। मैं शालिनी मल्होत्रा को कुछ नहीं करूंगा। अनन्या ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छा है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी माँ को अभी भी बेंगलुरु के चौहान परिवार से लगाव है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बेंगलुरु के चौहान परिवार के लोगों को चोट मत पहुंचाना। बेशक मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ, तुम्हें खुद तय करना है कि क्या करना है। मैं सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम अच्छे से कर सकती हूँ। साहिल ने ये सुनकर मुस्कुराया। दीदी के इन शब्दों से मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैसे घर में सब ठीक है ना इन दिनों? बहुत अच्छा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। यह अच्छा है। माँ की बीमारी कैसी है? दोबारा तो नहीं हुई? खुशी और रिया ठीक से काम कर रही हैं? साहिल ने लगातार सवाल पूछे। वह कई दिनों से बाहर था और उसे वाकई अपने परिवार की चिंता थी। अनन्या ने आराम से मुस्कुराया। सब ठीक है, अगर तुम चिंतित हो तो जल्दी वापस आ जाओ। घर में सभी तुम्हें याद करते हैं। हाँ, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। हाय, इन दिनों बाहर रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। घर में रहना ही बेहतर है। साहिल ने आह भरी। बेशक कहीं भी घर जैसा नहीं, अनन्या ने मुस्कुराया। साहिल कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर प्यार भरे स्वर में पूछा, दीदी तुम ठीक हो ना? ये सुनकर अनन्या की खूबसूरत आंखें चमकी और उसकी नाक बिना कारण के खट्टी हो गई। उसने माइक्रोफोन को ढक लिया, गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बिना मुझे कितनी खुशी मिल रही है, अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। साहिल स्वाभाविक रूप से सुन सकता था कि अनन्या ने जो कहा वह दिल से नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे पास ना होना मुझे अधूरा सा लगता है। दीदी यहाँ से हुई को करने के बाद मैं अब बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अनन्या का दिल कांप उठा और अभी शांत हुए भाव फिर से जाग उठे। उसने आंसुओं को रोकते हुए अपने हाथ काटे। तुम्हारा क्या मतलब है? सट्टा मायने नहीं रखता है ना? बिल्कुल नहीं, मैं साहिल ने परेशानी में सिर खुजलाया। हाय, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये सही है, पहले काम करो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अच्छे से काम करो, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? साहिल चौंक गया। कैसा सरप्राइज? अब नहीं बता सकती। तुम वापस आओ तो पता चलेगा। अगर जानना चाहते हो तो जल्दी वापस आओ। मैं नहीं बताऊंगी। इतना कहकर अनन्या ने फोन काट दिया। साहिल ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा और थोड़ा स्तब्ध रह गया। दीदी, वह मुझे कैसा सरप्राइज देना चाहती हैं? इतना रहस्यमयी क्यों? उसने कहा कि उसे कुछ काम है। इतनी रात गए क्या काम हो सकता है? थोड़ा सोचने के बाद साहिल को कोई कारण नहीं सूझा। उसने फोन उठाया और अनन्या को वीचैट पर एक मैसेज भेजा। दीदी, तुम्हें आराम का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि मैं घर पर ना हूं और तुम पिंगी साबुरो बन जाओ। अगर मैं वापस जाकर देखूं कि तुम पतली और बीमार हो गई हो तो मैं खुश नहीं होऊंगा। अनन्या ने सब कुछ पैक कर लिया, बैग तैयार किया और बाहर जाने को तैयार थी। तभी साहिल का वीचैट मैसेज आया। इसे सुनकर अनन्या के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आई। ठीक है, मैं आज्ञाकारी रहूंगी, तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। साहिल को जवाब मिला और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान छा गई। किसी का ध्यान रखने का एहसास वाकई बहुत अच्छा था। ठीक है, काम पर ध्यान देता हूं और जल्दी घर लौटता हूं। साहिल खड़ा हुआ, बिस्तर की ओर गया और सो रही शालिनी मल्होत्रा को देखकर हल्के से बोला, जाग जाओ। इतना कहकर साहिल ने शालिनी मल्होत्रा के कान के पास उंगलियां चटकाए। शालिनी मल्होत्रा की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुली। अनन्या चुपके से कपूर मैंशन से बाहर निकली। विला के बाहर पूजा राणा कार में काफी देर से इंतजार कर रही थी। अनन्या को बाहर आते देख वह जल्दी से दरवाजा खोलकर उतरी। श्रीमती अनन्या, आप इतनी देर क्यों लगाए? क्या कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस 2 फोन कॉल्स का जवाब दिया, अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं। पूजा राणा ने कार का दरवाजा खोला। आइए कार में बैठिए, अब हम चलते हैं डॉक्टर। अनुपमा नायर काफी देर से इंतजार कर रही हैं। अनन्या ने सिर हिलाया और कार में बैठ गई। पूजा राणा ड्राइवर सीट पर लौटी, कार स्टार्ट की और सीधे अस्पताल की ओर चली। लगभग आधे घंटे में वे अस्पताल पहुंच गए। यह एक बहुत ही हाई एंड निजी अस्पताल था। कपूर एंटरप्राइजेज के साथ भी इसका सहयोग था। आमतौर पर कपूर परिवार को सर्दी जुकाम होने पर यहीं आते थे। गोपनीयता बेहतर थी। रात का समय था, अस्पताल में कोई मरीज नहीं थे। पूजा राणा ने पहले ही स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया था। वे हॉल में नहीं रुके और सीधे तुल स्त्री रोग विभाग में गए।
डॉक्टर अनुपमा नायर को पूजा राणा का फोन आया था और वे पहले से ही लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। अनन्या को आते देख वे जल्दी से आगे बढ़ी। श्रीमती अनन्या, आपको तकलीफ हुई, आप यहाँ तक आए। अनन्या ने 40 की उम्र की मध्यम आयु की महिला डॉक्टर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर अनुपमा, हम इतने परिचित हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। इतनी रात गए आपको परेशान करने के लिए खेद है। हाँ, श्रीमती अनन्या बहुत विनम्र है, अगर आपके बिना यह अस्पताल अस्तित्व में नहीं होता। डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराया। आइए। तीनों एक के बाद एक स्त्री रोग क्लिनिक में आए और अनन्या डॉक्टर अनुपमा के सामने बैठ गई। डॉक्टर अनुपमा ने अनन्या को देखा और पूछा, श्रीमती अनन्या, मैंने पूजा राणा से सुना आपको शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण हैं। मुझे विस्तार से बताएं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और डॉक्टर अनुपमा को पहले की हर बात बताई। डॉक्टर अनुपमा ने सुनने के बाद भौं से कुड़ी। उन्होंने रक्त संग्रह उपकरण निकाला और कहा, श्रीमती अनन्या, इसे सटीक रूप से पुष्टि करने के लिए रक्त परीक्षण की जरूरत है। अनन्या की पहचान के सामने डॉक्टर अनुपमा कोई लापरवाही नहीं बरत सकती थी। वे बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अनन्या की गर्भावस्था कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर वह वाकई गर्भवती हैं तो ये कपूर एंटरप्राइजेस के उत्तराधिकार का मामला है। डॉक्टर अनुपमा ऐसी महत्वपूर्ण बात में कैसे लापरवाही बरत सकती थी। आपका स्वागत है। डॉक्टर अनुपमा ने हल्के से मुस्कुराया। रक्त संग्रह के लिए उपकरण तैयार किया और फिर अनन्या की बाह से 2 ट्यूब खून निकाला। खून निकालने के बाद डॉक्टर अनुपमा ने रक्त नमूना पूजा राणा को सौंपा। पूजा, कृपया रक्त परीक्षण विभाग में एक बार जाएं। मैंने पहले ही बता दिया है। रक्त परीक्षण विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय देशमुख व्यक्तिगत रूप से रक्त की जांच करेंगे। पूजा राणा ने सिर हिलाया। मैं जाती हूँ। श्रीमती अनन्या, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हाँ, जाओ। पूजा राणा के जाने के बाद डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रक्त परीक्षण में कुछ समय लगेगा। श्रीमती अनन्या, क्या हम फिर से बात करें? अनन्या ने देखा कि डॉक्टर अनुपमा ने पहले कुछ कहना चाहा था। वह हल्के से मुस्कुराए। अगर डॉक्टर अनुपमा के पास कोई सलाह है तो आप सीधे कह सकती हैं। मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। डॉक्टर अनुपमा ने यह सुनकर आह भरी। श्रीमती अनन्या वाकई स्मार्ट है। ठीक है, फिर मैं सीधे कहती हूँ, श्रीमती अनन्या को बुरा ना लगे। कोई बात नहीं, बताएं। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसने अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया था। चाहे अनन्या कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, यह उसके जीवन में पहली बार था। अगर वह कहे कि वह घबराई नहीं थी तो ये बकवास होगा, खासकर जब गर्भावस्था में इतनी सारी चीजें शामिल थी। वह और भी घबराई हुई थी। डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराया और कहा, श्रीमती अनन्या, जैसा आपने कहा, आप इन दिनों मासिक धर्म पर हैं, लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है। गर्भावस्था की संभावना है, लेकिन क्या? अनन्या ने पूछा। हाँ, श्रीमती अनन्या, घबराएं नहीं, मुझे धीरे धीरे सुने। डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराया। आपका चक्र थोड़ा छोटा है, आपके जैसे यह अभी केवल 2 सप्ताह है। सामान्य ज्ञान के अनुसार सबसे शुरुआती गर्भावस्था प्रतिक्रिया 6 सप्ताह में शुरू होती है। आप इसके अनुरूप नहीं है। अनन्या की खूबसूरत आंखें कांप उठी। डॉक्टर अनुपमा, आपका क्या मतलब है? श्रीमती अनन्या, मेरा अनुमान है कि आपकी शुरुआती गर्भावस्था प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर अनुपमा ने कहा, कुछ महिलाओं को बच्चों की बहुत चाहत होती है, जिसके कारण ऐसी झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया होती है। आप भी शायद। अनन्या ने यह सुनकर ऐसा महसूस किया जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वह अनमने ढंग से बुदबुदाई। मैं झूठी गर्भावस्था? श्रीमती अनन्या, मेरी बात सुने। इस समय अनन्या अब डॉक्टर अनुपमा की बातें नहीं सुन पा रही थी। वह मिश्रित भावनाओं में डूब गई थी। अध्याय 202। अंततः पुष्टि हुई कि नैना गुप्ता वास्तव में गर्भवती हैं। मनोवैज्ञानिक झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया, ये कैसे संभव है? क्या मैं साहिल के बच्चे की इतनी चाहत रखती हूँ? नहीं, ये झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। अनन्या की खूबसूरत आंखें थरथरा रही थी और उसे असहज महसूस हो रहा था। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आधे घंटे पहले उसने आदित्य शर्मा से फोन पर बात की थी और कहा था कि वह उसे वापस आने पर एक सरप्राइज देगी। अब ठीक है, वह बिल्कुल झूठी गर्भवती है। ये कैसा सरप्राइज? अगर साहिल को इसके बारे में पता चला तो क्या वह निराश होगा? अगर मेरे पास ये बच्चा नहीं है तो क्या मैं फिर भी साहिल के साथ रह सकती हूँ? मैं बच्चे की बात का इस्तेमाल करके खुद को सम्मोहित कर रही थी। अगर उसके बच्चे हैं तो मैं खुद को साहिल के साथ रहने के लिए मना सकती हूँ। लेकिन अब गर्भावस्था झूठी है तो उसके पास साहिल के साथ रहने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में अनन्या को यह भी नहीं पता था कि उसे झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया क्यों हुई। वह बस अपने बच्चों के साथ खुद को समझाना चाहती थी। अब अनन्या को लगता था कि उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। स्वाभाविक रूप से यह अस्वीकार्य था। श्रीमती अनन्या, आप ठीक हैं? डॉक्टर अनुपमा ने चिंतित होकर पूछा जब उन्होंने देखा कि अनन्या का चेहरा कुछ गलत था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था।
अनन्या होश में आई और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। अनुपमा का बाथरूम कहाँ है? मेरे क्लिनिक में है। डॉक्टर अनुपमा खड़ी हुई और अनन्या को क्लिनिक में ले गई। धन्यवाद। अनन्या ने सिर हिलाया, दरवाजा खोला और बाथरूम में चली गई। वह वॉश बेसिन के पास आई और शीशे में खुद को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार थरथरा रही थी और उनमें उदासी की चमक थी। कुछ सेकंड बाद अनचुक आंसू बह निकले। अनन्या ने रंधे गले से कहा, साहिल मुझे खेद है, लगता है हमारा कोई नाता नहीं है। ये ईश्वर का चयन है। मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें दोष देना है तो मेरी नाकाम पेट को दोष दो। अनन्या ने नल खोला और साफ पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारे। फिर उसने सिर उठाया और जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन ये भी ठीक है। तुम्हें अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं भी आराम कर सकती हूँ और तुम भविष्य में प्रिया के साथ अच्छा समय बिताओ। मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। अनन्या के दिल में अपने अलावा वह चाहती थी कि साहिल और राधिका सिंह एक साथ हो। अगर दोनों एक हो सकते हैं तो कपूर एंटरप्राइजेस के लिए बहुत मददगार होगा और वह शायद उसे पीछे हटना पड़ेगा। अनन्या को कोई पछतावा नहीं था। वह इन वर्षों में काफी थक चुकी थी। अगर साहिल और प्रिया एक साथ हो सकते हैं तो वह अध्यक्ष की स्थिति सौंप देगी। वह खुद दुनिया की सैर करेगी, इन वर्षों की कमी को पूरा करेगी। लेकिन सबसे बड़ा पछतावा जो वह पूरा नहीं कर पाई थी वह था साहिल। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर पानी भरा था और वह ये नहीं बता पा रही थी कि उसके चेहरे पर पानी है या आंसू। संक्षेप में इस समय वह बहुत बेकार दिख रही थी। अनन्या ने लंबी सांस छोड़ी। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। भले ही उसे बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी उसे बाहरी लोगों के सामने शांत और अपनी पहचान बनाए रखनी थी। उसने अपने बैग से वाइप्स निकाले। अनन्या ने धीरे से अपना चेहरा पोंछा और फिर मेकअप से सुधार किया। ये देखकर कि कोई समस्या नहीं थी, वह रुक गई। कॉस्मेटिक्स को बैग में डालते समय अनन्या ने गलती से कीमती प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक देख लिया। उसने कांपते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक निकाला। उस पर 2 लकीरें अभी भी थी। अनन्या ने अपने लाल होठों को कसकर काटा और उसकी खूबसूरत आंखें फिर से पानी से भर गई। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक फेंकने की सोची, लेकिन फेंकने के पल में वह निच्छा से भरी थी। छोड़ो, इसे अपने लिए एक स्मृति के रूप में रख लेती हूँ। अनन्या ने भरी और प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक को वापस प्लास्टिक बैग में डालकर बैग में रख दिया। इस बार अनन्या ने प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक को सबसे नीचे रखा। ऐसा लगता था जैसे यह मामला खत्म हो गया हो। अपनी भावनाओं को समायोजित करने के बाद अनन्या मुनि और बाथरूम से बाहर निकली। इस समय पूजा राणा पहले से ही उत्साहपूर्वक पास आए। श्रीमती अनन्या, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आप। अनन्या ने हाथ उठाकर पूजा राणा की बात को बीच में रोका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है, चलो चल। पूजा राणा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कहाँ जाना है? आपको डॉक्टर अनुपमा की सलाह सुननी चाहिए। और क्या सुनना है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं किसी भी परिणाम को स्वीकार कर सकती हूँ। अनन्या ने रुका, फिर मुड़कर चली गई। श्रीमती अनन्या, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर अनुपमा जल्दी से खड़ी हुई और अनन्या को रोक लिया। डॉक्टर अनुपमा और कुछ? अनन्या ने हल्के से पूछा। अनन्या की उदास नजर देखकर डॉक्टर अनुपमा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और सिर हिलाया। श्रीमती अनन्या, क्या आपने मेरी बात को गलत समझ लिया? आपने मेरी बात की बात नहीं सुनी। अनन्या स्तब्ध रह गई। डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? बैठकर बात करें। डॉक्टर अनुपमा ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे वापस सीट पर ले आई। डॉक्टर अनुपमा ने अनन्या की उलझन भरी नजर को देखा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे आखिरकार पता चला कि आपकी झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया क्या है। आप बहुत तनाव में हैं। अनन्या ने डॉक्टर अनुपमा को उलझन भरी नजर से देखा। उसे समझ नहीं आया कि डॉक्टर अनुपमा ने क्या कहा। ठीक है, मैं आपके साथ और उलझन नहीं बढ़ाऊंगी। मैं आपको सीधे बताती हूँ। रक्त परीक्षण के अनुसार आप वास्तव में गर्भवती हैं। डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराया। बधाई हो श्रीमती अनन्या। क्या? अनन्या हैरान हो गई, वह पूरी तरह से अवाक रह गई। मैं गर्भवती हूँ? यह असंभव है। आपने अभी नहीं कहा था कि मुझमें झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया है। पूजा राणा पास आए और डॉक्टर अनुपमा से रक्त परीक्षण रिपोर्ट लीमती। अनन्या, आप वास्तव में गर्भवती हैं और डॉक्टर संजय देशमुख ने मुझे पढ़कर बताया। चिकित्सा समीक्षा देखें। अनन्या अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानती थी। उसने रक्त परीक्षण रिपोर्ट को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। कुछ देर देखने के बाद अनन्या का चेहरा उलझन में पड़ गया। पूजा, क्या आप इन स्वर्गीय किताबों को समझ सकती हैं? डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हाँ, आप हमारे डॉक्टरों की लिखावट नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता सकती हूँ। श्रीमती अनन्या, आप वाकई गर्भवती हैं। वाकई? अनन्या अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। आने से पहले उसने डॉक्टर अनुपमा की बातें स्वर्ग में सुनी थी, जमीन पर गिर गई थी। अब रक्त परीक्षण रिपोर्ट देखकर वह फिर से स्वर्ग में थी। इसे कौन सहन कर सकता था? अनन्या की हैरान नजर देखकर डॉक्टर अनुपमा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। श्रीमती अनन्या, आपको वाकई आराम करना चाहिए। आपने अभी मेरी बात नहीं सुनी। मेरा मतलब था आप में वाकई झूठी गर्भावस्था प्रतिक्रिया है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि आप गर्भवती नहीं है। अब आप स्पष्ट रूप से सुन लें।
आप वास्तव में गर्भवती हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण नहीं होने चाहिए। शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण 6 सप्ताह में शुरू होते हैं। आपके मौजूदा शुरुआती गर्भावस्था लक्षण मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। जब तक आप अपने मन को शांत करें और तनाव कम करें, आपको शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण नहीं होंगे। 6 सप्ताह के बाद आपको उल्टी जैसे लक्षण होंगे। वह असली शुरुआती गर्भावस्था प्रतिक्रिया होगी। क्या आप अब समझ गई? अनन्या लंबे समय तक स्तब्ध रही और फिर होश में आई तो कहें, मैं वाकई गर्भवती हूँ। डॉक्टर अनुपमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, आप वास्तव में गर्भवती हैं। अब यह 1 सप्ताह से अधिक हो गया है। 6 सप्ताह बाद आप फिर से आए, मैं आपको पूरी जांच दूंगी। मैं वाकई गर्भवती हूँ, अनन्या ने एक बार फिर पुष्टि की। वह पहले से ही उत्साहित थी। डॉक्टर अनुपमा और पूजा राणा ने एक साथ जवाब दिया, आप वास्तव में गर्भवती हैं। हाँ हाँ, अनन्या ने मुंह खोलकर हंसी। उसकी खूबसूरत आंखें संकुचित हो गई और वह हंसी बहुत सुखद थी। ये दिल से आई हंसी थी। हंसते हुए अनन्या के आंसू अनायास बह निकले। इस बार वह खुशी से रो रही थी। साहिल, मैं वाकई गर्भवती हूँ। तुम पिता बनने वाले हो। मैं वाकई बहुत उत्साहित हूँ। अनन्या ने सिर झुकाया। उसने अपने पेट को हाथ से छुआ। खुशी के आंसू बूंद बूंद कर गिर रहे थे। अब मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। इस बार चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं भागूंगी नहीं। साहिल, तुम पिता बनने वाले हो। पूजा राणा ने अनन्या को खुशी से रोते देखा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। वह जानती थी कि अनन्या के लिए यह आसान नहीं था। इस बार उसे आखिरकार इसका फल मिला। अनन्या दीदी, बधाई हो। आपको अब इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। इस बार आप बहुत तनाव के कारण लगभग गलती कर बैठी। पूजा राणा ने अनन्या की पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी। अनन्या ने पूजा को गले लगाया। हुआ ना हो, मैं आखिरकार साहिल के साथ जायज रूप से रह सकती हूँ। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप आखिरकार आराम कर सकती हैं। हालांकि यह उस बदमाश के लिए सस्ता सौदा है। साहिल के उसे धमकाने की बात सोचकर पूजा के दांत गुस्से से भिंच गए, लेकिन अनन्या को इतना खुश देखकर उसका गुस्सा काफी कम हो गया। अनन्या दीदी, क्या आप उसे यह अच्छी खबर बताना चाहेंगी? पूजा ने पूछा। अनन्या ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, अभी नहीं। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अनन्या अपने भीतर की उत्साह को और नहीं रोक पाए। हुआन हुआ, तुम कल रात के लिए बेंगलुरु की टिकट बुक करो। मैं सुबह समूह के काम खत्म करूंगी और शाम को राजधानी जाऊंगी। पूजा ने ये सुनकर हंसी। ठीक है। अध्याय 203। 1 अरब में एक अदिति सेन गुप्ता की आध्यात्मिक प्रतिभा। होटल के कमरे में शालिनी मल्होत्रा बिस्तर के पास बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था, वह भी सम्मोहन में थी। साहिल ने शालिनी मल्होत्रा को देखा। उसके होठों के कोने हल्के से उठे। ये सम्मोहन वाकई शक्तिशाली है। ये लोगों को इस हद तक सम्मोहित कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल कुछ बुरा करने के लिए किया जाए तो वाकई कोई नहीं जान पाएगा। टस टस, तुम और मेरी चौथी बहन वाकई एक जैसी दिखती हो। बस तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अनोखा है। यह मेरा टाइप नहीं है। वरना हाँ छोड़ो, कुछ गंभीर सवाल पूछते हैं। साहिल ने मूड बदला और शालिनी मल्होत्रा को देखा। गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे अगले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें सच सच जवाब देना होगा, समझी? ठीक है। शालिनी मल्होत्रा ने सुस्त ढंग से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। साहिल ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी तीसरी बहन अदिति सेन गुप्ता के कोई रहस्य हैं? अगर जानती हो तो बता। शालिनी मल्होत्रा एक पल के लिए चुप रही, फिर जवाब दिया, मेरी तीसरी बहन बहुत शक्तिशाली और सक्षम है। दादाजी ने कहा था कि तीसरी बहन हमारी पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। हमें तीसरी बहन को उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन देना चाहिए। साहिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने तुमसे तुम्हारी तीसरी बहन की तारीफ करने को नहीं कहा। मैंने तुमसे अदिति सेन गुप्ता का रहस्य बताने को कहा। तुम्हें पता है रहस्य क्या होता है? रहस्य? शालिनी मल्होत्रा रुक गई। कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता कि तीसरी बहन का क्या रहस्य है। मुझे बस इतना पता है कि तीसरी बहन को व्यायाम करना बहुत पसंद है। वह कभी भी बहुत कमजोर होती हैं। उसे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। कभी भी बहुत कमजोर। साहिल ने भय से कुड़ी, इसका क्या मतलब है? कमजोरी कमजोरी होती है और ताकत ताकत होती है। वह कभी भी कमजोर क्यों होती है? इस कमजोरी का उसके व्यायाम से क्या लेना देना है? साहिल को कुछ समझ नहीं आया। इसके अलावा अदिति सेन गुप्ता में और क्या खास है? साहिल ने पूछना जारी रखा। क्या खास है? मेरी तीसरी बहन बहुत स्मार्ट है। ऐसा लगता है कि वह लोगों के दिल को देख सकती हैं। है ना? शालिनी मल्होत्रा ने सुस्त ढंग से कहा। लोगों के दिल को देख सकती हैं? साहिल ने भें उठाई। क्या अदिति सेन गुप्ता की प्रतिभा का इससे कुछ लेना देना है? ये कैसी क्षमता होगी? सिस्टम? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? होस्ट को जवाब, लोगों के दिल को देखने की प्रतिभा मौजूद नहीं है। हालांकि लोगों के दिमाग में कुछ जानकारी पढ़ने की क्षमता हो सकती है। पिछले सुरागों के अनुसार अगर अदिति सेन गुप्ता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो यह संभावना है कि यह आध्यात्मिक स्तर पर हो।
ये सुनकर साहिल के चेहरे पर कड़वाहट उभरी। नहीं, क्या तुमने नहीं कहा था कि आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली लोग बहुत दुर्लभ होते हैं? 1 अरब में एक। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए। शायद मुंबई में अपनी खुद की नायक आभा है जिसमें प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने की विशेषता है। आध्यात्मिक प्रतिभा से मिलना असंभव नहीं है। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए आध्यात्मिक प्रतिभा से मिलना अच्छी बात है। साहिल ने बेबसी से आंखें घुमाई। सिस्टम को नजरअंदाज करते हुए साहिल ने शालिनी मल्होत्रा को देखा और पूछना जारी रखा, तुम्हारी तीसरी बहन आमतौर पर कब व्यायाम करती हैं? दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, रात 8 बजे से 10 बजे तक। अगर कोई विशेष कारण ना हो तो वह प्रेस्टीज कोर्ट्स में खेलती हैं, शालिनी मल्होत्रा ने जवाब दिया। साहिल ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, क्या तुम मुझे क्लब में ले जा सकती हो? हाँ, मुझे क्लब में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, शालिनी मल्होत्रा ने जवाब दिया। ठीक है, साहिल ने हल्के से मुस्कुराया। तो कल दोपहर 2 बजे हम तुम्हारी तीसरी बहन से मिलने जाएंगे। ठीक है। साहिल ने देखा कि समय हो गया था। उसने उंगलियां चटकाई और शालिनी मल्होत्रा को सुला दिया। शालिनी मल्होत्रा भी आज्ञाकारी थी। साहिल के उंगलियां चटकाने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शालिनी मल्होत्रा को इतनी जल्दी सोते देख साहिल ने मुस्कुराकर कहा, अगर इस सम्मोहन का इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज में किया जाए तो इसका भी अच्छा प्रभाव होगा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सो, हम कल मिलते हैं। इतना कहकर साहिल खड़ा हुआ, मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। साहिल ने शालिनी मल्होत्रा के साथ कुछ नहीं किया। हालांकि शालिनी मल्होत्रा अच्छी दिखती है और लंबी है, लेकिन साहिल ऐसी खतरनाक चीज करने से तौबा करता था। वह उस तरह का गुंडा नहीं था जो मौके का फायदा उठाए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका और शालिनी मल्होत्रा का कोई झगड़ा नहीं था। ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी। अपने कमरे में लौटकर साहिल ने साधारण नहाया और फिर सो गया। रात भर कोई बात नहीं हुई और अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद साहिल और शालिनी मल्होत्रा होटल से निकले। होटल के पास एक फास्ट फूड रेस्तरां में कुछ खाने के बाद शालिनी मल्होत्रा ने साहिल का हाथ पकड़ा और प्यार भरे स्वर में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं मेरे प्यारे? साहिल ने हल्के से मुस्कुराया, क्या हमने कल तय नहीं किया था? हम टेनिस खेलने जा रहे हैं और तुम्हारी तीसरी बहन से मिलने भूल गई। सच में? शालिनी मल्होत्रा ने थोड़ा सोचा, लगता है मुझे ठीक से याद नहीं, क्या हम वाकई जा रहे हैं? हाँ, क्या बात है, तुम अपनी तीसरी बहन से नहीं मिलना चाहती? साहिल ने हल्के से पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। मेरी तीसरी बहन मेरे साथ बहुत सख्त हैं। मुझे डर है कि वह मुझे देखकर डांटेंगी, शालिनी मल्होत्रा ने मुंह बनाकर कहा। साहिल ने शालिनी मल्होत्रा को देखा और रुका। चिंता मत करो, अगर हम वाकई अदिति सेनगुप्ता से मिले तो उसके पास तुम्हें डांटने का समय नहीं होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हारी तीसरी बहन तुम्हारी देखभाल करती हैं। वैसे भी तुम रात भर गायब थी। तुम्हारी तीसरी बहन तुम्हारी बहुत चिंता कर रही हैं। साहिल ने मुस्कुराया। शालिनी मल्होत्रा ने थोड़ा सोचा, ठीक है, क्योंकि तुम जाना चाहते हो तो चलो, वैसे भी मैं तुम्हें अपनी तीसरी बहन से औपचारिक रूप से मिलवाऊंगी। ठीक है, साहिल ने सिर हिलाया। तो चलो। दोनों ने एक टैक्सी रोकी और सीधे प्रेस्टीज कोर्ट्स की ओर चले। ये ज्यादा दूर नहीं था, दोनों को क्लब पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। टैक्सी से उतरकर साहिल ने अपनी घड़ी देखी, ये लगभग 2 बजे था। शालिनी मल्होत्रा के अनुसार अदिति सेनगुप्ता अब प्रेस्टीज कोर्ट्स में होनी चाहिए। प्यारे चलो चलो। शालिनी मल्होत्रा ने साहिल का हाथ पकड़ा, क्लब में कदम रखा। लॉबी में रिसेप्शनिस्ट ने शालिनी मल्होत्रा को आते देख जल्दी से स्वागत के लिए आगे बढ़ी। 8वीं मिस। शालिनी मल्होत्रा ने सिर हिलाया। क्या मेरी तीसरी बहन यहाँ है? हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक कहा। प्रेस्टीज कोर्ट्स के नंबर 1 टेनिस हॉल में। 8वीं मिस, क्या आप वहां जाना चाहती हैं? हाँ, शालिनी मल्होत्रा ने सिर हिलाया। फिर उसने साहिल की ओर मुस्कुराया। प्यारे चलो अंदर। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तीसरी मिस का यह मेरा प्रेमी है। मैं आज तीसरी बहन से मिलने आई हूँ। कोई सवाल? शालिनी मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं 8वीं मिस, कृपया। रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि शालिनी मल्होत्रा का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से एक तरफ हट गई। हम शालिनी मल्होत्रा ने हल्की सी हंसी भरी और साहिल को गले लगाकर अंदर चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने शालिनी मल्होत्रा को जाते देख जल्दी से फोन किया। हेलो, क्या यह अंजलि नायर है? बात यह है 8वीं मिस यहाँ है। उन्होंने एक प्रेमी भी साथ लाया है। नंबर 1 टेनिस कोर्ट पर अदिति सेनगुप्ता 4 पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर रही थी जब अंजलि नायरा आई। श्रीमती अदिति, एक स्थिति है। अदिति ने दोनों हाथों से रैकेट पकड़ा। उसने पूरी ताकत से एक टेनिस बॉल खेली, लेकिन चारों पेशेवर खिलाड़ियों में से कोई भी इसे पकड़ नहीं सका। अदिति ने स्कोर किया। तुम लोग पहले जाओ। अदिति ने हाथ हिलाया। 4 पेशेवर खिलाड़ी थोड़ा झुके और सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। पेशेवर खिलाड़ियों के जाने के बाद अदिति ने पूछा, क्या स्थिति है? अंजलि नायर ने जवाब दिया, 8वीं मिस यहाँ है और उन्होंने एक प्रेमी भी लाया है। आप क्या सोचती हैं? अदिति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि वह वाकई आने की हिम्मत करेगा। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कौन है। तुम उन्हें रिसीव करने जाओ, मैं वहां आती हूँ। ठीक है।
अंजलि नायर ने अभी जवाब दिया था जब उसने एक सुंदर पुरुष को टेनिस रैकेट लिए कोर्ट की ओर जाते देखा। अदिति की खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और वह उस पुरुष को गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में चमक की लहरें थीं। साहिल ने अदिति सिंह गुप्ता को देखा, हल्के से मुस्कुराया, अपने हाथ में रैकेट उठाया और अदिति की ओर इशारा किया। तुम टेनिस अच्छा खेलती हो, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करूं। अदिति ने साहिल को घरा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसके होठों के कोने उठे। ठीक है, मुझे बस एक प्रतिद्वंदी की तलाश थी। हालांकि मैं तुम्हें याद दिलाती हूं, मेरे पास बहुत ताकत है। सावधान रहना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हाँ, यह वही बात है जो मैं कहना चाहता था। साहिल ने हल्के से हंसा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई। प्रतिभा स्काउटिंग सक्रिय करें। डिंग स्काउटिंग तकनीक सक्रिय। स्कैनिंग। साहिल की दृष्टि बदल गई। अदिति सिंह गुप्ता की रूपरेखा धुंधली हो गई। फिर उसकी रूपरेखा पर एक शक्तिशाली लाल रोशनी फटी। वाकई वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और रोशनी को देखते हुए वह एक उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ताली स्कैन सफल। उच्च स्तरीय प्रतिभा अदिति सिंह गुप्ता। पहचान बेंगलुरु चौहान रियलिटी की निदेशक। बेंगलुरु चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी की तीसरी बेटी। जन्मजात क्षमता आध्यात्मिक प्रतिभा। ये प्रतिभा मानव मन को प्रभावित कर सकती है। सिस्टम क्रम सुनकर साहिल की आंखें सिकुड़ गई। मैंने वाकई लॉटरी जीत ली। 1 अरब में 1 की संभावना और मैं उससे मिल गया। हालांकि ये दिलचस्प है। अध्याय 204 अदिति सिंह गुप्ता का आध्यात्मिक प्रतिभा हमला। टेनिस कोर्ट पर अदिति सिंह गुप्ता और आदित्य शर्मा नेट के पार एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखें चमक रही थी। पूरा स्टेडियम पहले से ही प्रतिस्पर्धा का माहौल बना चुका था। इस समय शालिनी मल्होत्रा ने स्पोर्ट्स वियर पहनकर कोर्ट पर आए। उसने अदिति सिंह गुप्ता और आदित्य शर्मा को टेनिस कोर्ट पर आमने सामने देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तीसरी बहन, तुम क्या कर रही हो मेरे प्यारे? 8वीं मिस अंजलि नायर आगे आई। शालिनी मल्होत्रा को एक तरफ खींचते हुए 8वीं मिस श्रीमती अदिति और वह व्यक्ति टेनिस खेलने जा रहे हैं। आप वहां मत जाए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। टेनिस खेलना? शालिनी मल्होत्रा ने भौहे से कुड़ी। तीसरी बहन साहिल के साथ टेनिस क्यों खेल रही हैं? नहीं, तीसरी बहन की टेनिस स्किल्स बहुत अच्छी हैं। साहिल उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे उन्हें रोकना होगा। 8वीं मिस मत जाए, वरना श्रीमती अदिति नाराज हो जाएंगी। अंजलि ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति चुपचाप रहो, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। शालिनी मल्होत्रा कुछ कहने वाली थी लेकिन अदिति ने उसे डांट दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नॉवल वर्ल्ड के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी, ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इन्हें सच समझकर अपने जीवन से ना जोड़ें तो मजा लीजिएगा कहानी का। शालिनी मल्होत्रा अपनी बड़ी बहन से काफी डरती थी। अनीता रॉय की डांट सुनकर उन्होंने नाखुशी से हाथ सिकुड़े और जवाब दिया, ओह, मैं ठीक खड़ी हूँ। आदित्य शर्मा को चोट मत पहुंचाओ। अदिति से गुप्ता के मुंह में एक हल्की मुस्कान थी। शालिनी मल्होत्रा को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने आदित्य शर्मा की ओर देखा। उनकी नजरें और सख्त हो गई। आदित्य शर्मा, हाँ, मजेदार नाम। अंजलि नायर ने शालिनी मल्होत्रा को एक तरफ खींचा और धीमे स्वर में पूछा, मिस 8वीं, आप इस आदमी को आदित्य शर्मा कहती हैं? ये कौन है और यह क्या करता है? शालिनी मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं और वह कल मिले थे। कल मिले? अंजलि नायर ने आश्चर्य से कहा, तो आप उसे बिल्कुल नहीं जानती? आपको क्यों नहीं समझ आता? वह सौम्य, सुंदर और आकर्षक है। मुझे वह पसंद है। शालिनी मल्होत्रा ने आदित्य शर्मा की ओर देखा। उनकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। नहीं, मेरा मतलब है कि आप उसकी पहचान नहीं जानती। क्या आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? अंजलि नायर ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, यह 8वीं युवती भी बहुत जिद्दी है। मुझे क्या पूछना है? मुझे वह पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। शालिनी मल्होत्रा का रवैया बहुत बेपरवाह था। आप अंजलि नायर को सचमुच नहीं पता था कि क्या कहना है। वह जानती थी कि यह 8वीं युवती स्वभाव से स्पष्टवादी थी और उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। ना ही उसके मुंह से कुछ निकलता था। लेकिन अंजलि नायर ज्यादा चिंतित नहीं थी। अब अदिति से गुप्ता ने हस्तक्षेप कर लिया है। वह निश्चित रूप से इस आदमी की पहचान का पता लगाएंगी। मैदान पर अदिति से गुप्ता ने आदित्य शर्मा की ओर नजरें उठाई। उनके मुंह का कोना हल्का सा हिला। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आपका नाम आदित्य शर्मा है? हाँ, क्या अच्छा नाम है। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। क्या अदिति जी को मेरे नाम पर कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, बस थोड़ा परिचित सा लगता है। अदिति सिंह गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसका नाम आदित्य शर्मा है। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि अदिति जी इस आदित्य शर्मा नाम के व्यक्ति में बहुत रुचि रखती हैं। क्या आप दोस्त हैं या दुश्मन? आदित्य शर्मा ने हंसते
हुए पूछा, दोस्त की बात तो नहीं कर सकती शक्ति, और ना ही दुश्मन की कैसे कहूँ, शक्ति से कहें तो वह मेरा रिश्तेदार है, मेरा चचेरा भाई माना जा सकता है। अदिति सेनगुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया, चचेरा भाई? आदित्य शर्मा ने अपने मुंह का कोना उठाया, आप उसे चचेरा भाई मानती हैं? वह जरूरी नहीं कि आपको अपनी बहन माने है ना? बिल्कुल सही, अगर वह मुझे अपनी बहन मानता तो मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। अदिति सेनगुप्ता ने अपनी बोएं उठाए, आप कहें अगर मैं इस चचेरे भाई को पकड़ लूँ तो मुझे उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए? आप उसे कैसे सबक सिखाएं? यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि क्या आप उसे सबक सिखा सकती हैं? आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। उन्होंने अपनी जेब से एक जाल निकाला। मेरा समय खत्म हो रहा है, चलो ये टेनिस शुरू करते हैं। आप कैसे खेलना चाहते हैं? अदिति सेनगुप्ता ने कंधे उचकाए। कुछ भी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इतनी आश्वस्त हैं तो हम एक राउंड में जीत हार तय करेंगे। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रहे थे कि क्या अदिति जी हिम्मत करेंगी? अगर मैं हिम्मत ना करूं तो पहले कौन सर्व करेगा? अनीता रॉय ने पूछा। आदित्य शर्मा ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में मौजूद टेनिस बॉल को अनीता रॉय की ओर फेंका। अनीता रॉय की आंखें सिकुड़ी और उन्होंने तेजी से अपने बाएं हाथ को उठाकर टेनिस बॉल को पकड़ लिया। बेशक महिलाओं को प्राथमिकता। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। हाँ, आप तो सज्जनता का व्यवहार अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं पहले सर्व करूंगी। अदिति सेनगुप्ता ने सर्व करने की मुद्रा अपनाई। आपको सावधान रहना होगा, किसी भी समय तैयार। आदित्य शर्मा ने अपने शरीर को झुकाया, दोनों हाथों में टेनिस रैकेट पकड़ा और एक मानक पकड़ने की मुद्रा अपनाई। टेनिस कोर्ट पर आने से पहले आदित्य शर्मा को टेनिस खेलना नहीं आता था, लेकिन उनके पास जादुई कौशल था। 48 घंटे पहले गिफ्ट पैकेज ने खेल कौशल को खोल दिया था। जैसे ही वह किसी खेल के संपर्क में आते हैं, वह तुरंत विश्व चैंपियन के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब वह टेनिस रैकेट पकड़े हुए हैं और पहले से ही टेनिस विश्व चैंपियन के स्तर पर हैं। अदिति सेनगुप्ता ने आदित्य शर्मा के हाव भाव को देखा और सिकुड़ गई। साहिल खन्ना का सामना करते हुए उन्होंने जरा भी ढील नहीं दी। उनके दिल में उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि आदित्य शर्मा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। प्रतिभा क्या है, यह अभी तक जांचा जाना बाकी है। वह जल्दी में नहीं थी, वह इस टेनिस मैच का विश्लेषण कर सकती थी। आओ, अदिति सेनगुप्ता ने जोर से चिल्लाया। टेनिस बॉल को ऊंचा उछाला। उनकी आंखें सबसे अच्छा अवसर पकड़ने के लिए केंद्रित थी और उन्होंने बॉल को जोर से मारा। बैंग, एक कुरकुरी आवाज के साथ टेनिस बॉल एक तोप के गोले की तरह सीधे आदित्य शर्मा की ओर उड़ गई। आदित्य शर्मा की आंखें मशाल की तरह थी और वह बॉल को देख रहे थे। एक नशेड़ी ने पास जाकर चल दिया। फिर उन्होंने दाहिने हाथ से रैकेट को कसकर पकड़ा और जोर से मारा। बैंग, इस शॉट ने टेनिस बॉल को सटीक रूप से मारा और टेनिस बॉल तुरंत वापस उड़ गई और सीधे कोर्ट के किनारे की ओर गई। शानदार शॉट। अदिति सेनगुप्ता ने अपने मुंह का कोना उठाया। उनकी टांगें तेजी से हिली और वह पलक झपकते ही कोने में पहुंच गई। रैकेट को जोर से मारकर टेनिस बॉल को फिर से मारा गया। आदित्य शर्मा के मुंह का कोना हिला। हाँ, अदिति जी की तकनीक वाकई शानदार है। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। अदिति सेनगुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आपकी टेनिस तकनीक इतनी अच्छी है, मेरे स्पेयरिंग पार्टनर से कहीं बेहतर। क्या? आदित्य शर्मा ने टेनिस बॉल को पकड़ा, रैकेट को जोर से मारकर टेनिस बॉल को वापस मारा। क्या अदिति जी मुझे अपना स्पेयरिंग पार्टनर बनाने की सोच रही हैं? अनीता रॉय दौड़कर ड्रॉप पॉइंट पर पहुंची और टेनिस बॉल को जोर से मारा। तो मैं कुछ नहीं मांग रही। अगर यह सिर्फ स्पेयरिंग की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदित्य शर्मा की आंखें अचानक खुली और उन्होंने अपनी दाहिनी बाह पर शक्ति केंद्रित की और एक शक्तिशाली बल का विस्फोट किया। एक जोरदार धमाके के साथ टेनिस बॉल तोप के गोले की तरह वापस उछली, सीधे अदिति सेनगुप्ता की ओर गई। अदिति सेनगुप्ता की आंखें सिकुड़ी। उनके पास सैन्य रैकेट के लिए समय नहीं था। टेनिस बॉल ने सीधे उनके गाल को रगड़ा और उनके पीछे की लोहे की जाली पर जोर से टकराए। आदित्य शर्मा ने टेनिस रैकेट पकड़ा और अदिति सेनगुप्ता की ओर इशारा किया। उनके मुंह का कोना उठा। हालांकि अदिति जी शायद सिर्फ मुझे स्पेयरिंग पार्टनर नहीं बनाना चाहती। अदिति सेनगुप्ता ने आदित्य शर्मा को घरा। उनकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई। एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। आदित्य शर्मा, मैंने वाकई आपको कमा। हंसे अदिति जी। 150। अदिति सेनगुप्ता ने यह सुनकर अपने मुंह का कोना हिलाया। उन्होंने अपनी जेब से एक टेनिस बॉल निकाली, धीरे धीरे जमीन पर थपथपाया। आदित्य शर्मा, मैं वाकई जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं? मैं आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। मैं बस एक छोटा सा इंसान हूं। अदिति जी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। छोटा इंसान? हा। छोटा इंसान मेरे बॉडीगार्ड्स को आसानी से हटा सकता है। छोटा इंसान मेरी बहन को मोहित कर सकता है। मेरे पास आने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल करने की सोच सकता है। आदित्य शर्मा, आप बहुत विनम्र हैं। आप छोटे इंसान नहीं है। अदिति सेनगुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा। ओ, आदित्य शर्मा ने अपनी बाहें उठाई। तो आपको लगता है कि मैं कौन हूं? अदिति सेनगुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
आपको पता है क्या, ये टेनिस कोर्ट, आप यहाँ आने वाले पहले बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। ओह, मैं सुनना चाहूंगा कि कौन से दो? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मेरे दोस्त हैं। अदिति सेनगुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया, दूसरे मेरे दुश्मन हैं। ओह, आदित्य शर्मा ने अदिति सेनगुप्ता की ओर देखा, तो आपको लगता है कि मुझे इनमें से कौन होना चाहिए? मेरे लिए आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? अनीता रॉय ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आदित्य शर्मा को घरा। पूरी तरह सुनने को तैयार हूं। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अनीता रॉय को देखा, क्योंकि अनीता रॉय ने अपनी आंखें उठाई। एक तीव्र प्रकाश निकला और सीधे आदित्य शर्मा की ओर गया, क्योंकि यहां से निकलने के बाद दुश्मन भी मेरा आदमी बन जाएगा, समझे? अदिति सेनगुप्ता की आवाज के साथ आदित्य शर्मा को केवल अपने दिमाग में अचानक चक्कर आने का एहसास हुआ। इसके बाद एक तेज दर्द, जैसे कि कुछ उनके दिमाग में घुस गया हो। उस क्षण सिस्टम की आवाज आई, होस्ट को याद दिलाएं। अदिति सेनगुप्ता आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश में मानसिक प्रतिभा का उपयोग कर रही हैं। सिस्टम निष्क्रिय सुरक्षा मोड को सक्षम करता है। कृपया होस्ट चुनें। प्रतिकार करें या जवाबी हमला करें। हाँ, तो यह मुझ पर हमला करने की कोशिश थी। आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। उनके मुंह के कोने धीरे धीरे उठे, क्योंकि उन्होंने हमला शुरू किया है। अगर मैं इसे सिर्फ रद्द कर दूं तो ये बहुत कायराना लगता है। फिर जवाबी हमला करते हैं। डिंग, मानसिक प्रतिकार 24 घंटे के गिफ्ट पैक का उपभोग करता है। क्या बात है, तुम और वह तुम लूटपाट करने जा रहे हो? आदित्य शर्मा के प्रतिक्रिया देने से पहले 24 घंटे के गिफ्ट पैक पहले ही गायब हो चुके थे। तुरंत बाद आदित्य शर्मा को केवल अपने दिमाग में एक आभा चमकती हुई महसूस हुई, और इस आभा ने तुरंत अभी के दर्द को खत्म कर दिया। उसके बाद आभा अमर थी। ये सीधे उनकी आंखों से निकली, सीधे अदिति सेनगुप्ता की ओर गई। अनीता रॉय को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। उन्हें केवल अपने दिमाग में एक गड़गड़ाहट महसूस हुई। इसके बाद तेज दर्द और उनका पूरा शरीर खून से उबल रहा था। अचानक अदिति सेनगुप्ता का गला मीठा हो गया। एक गर्म लहर बाहर निकली। सौभाग्य से अदिति सेनगुप्ता की इच्छा शक्ति मजबूत थी, वरना ये गर्म लहर एक ताज़ा खून का मुंह होती। लेकिन भले ही उन्होंने इसे सहन कर लिया, गर्म लहर फिर भी उनके मुंह से बाहर निकली। चमकीला लाल खून उनके मुंह के कोनों पर लटक गया। अब अदिति सेनगुप्ता को लग रहा था कि उनका पूरा शरीर कमजोर हो गया है। उनकी टांगें चक्कर खाने लगी थी। वह केवल अपनी मानसिक शक्ति के सहारे खुद को गिरने से रोक रही थी। मुझ पर हमला हुआ, वह भी एक मानसिक प्रतिभाशाली है। अनीता रॉय की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई, अविश्वसनीय भावनाओं से भरी हुई थी। अध्याय 205 सिस्टम मुझे अनीता रॉय को स्वीकार करने की याद दिलाता है। मैदान पर अनीता रॉय का चेहरा पीला पड़ गया था और उनके मुंह से खून बह रहा था। आदित्य शर्मा को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए, साथ ही उनकी आंखों में अत्यधिक अनिच्छा की चमक थी। मानसिक प्रतिकार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी भयानक मानसिक प्रतिभा होगी कि वह मेरी मानसिक शक्ति को वापस प्रतिकार कर सके। अदिति सेनगुप्ता ने दांत पीसते हुए अपने कमजोर शरीर को सहारा दिया। यह बहुत असहज था। यह उस समय से भी ज्यादा असहज था जब वह अभिभूत थी। नरक में मुझे इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंदी क्यों मिला? मानसिक हमला विफल हो गया। अदिति सेनगुप्ता इसे स्वीकार कर सकती थी। उन्होंने पहले कुछ शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ इसका उपयोग किया था और यह प्रभावी भी हुआ था। हालांकि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। ये पहली बार था कि ऐसी स्थिति हुई। इससे निपटने का तरीका, वह अपने दिल में जवाबी हमला करने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वह पर्याप्त से ज्यादा थी। पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में जवाबी हमले की बात तो दूर, अदिति सेनगुप्ता को खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। इस बार का प्रतिकार उन्हें बहुत चोट पहुंचाया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 महीने तक उनकी चोटें ठीक नहीं होंगी। आदित्य शर्मा ने अनीता रॉय को गतिहीन देखा। उनके मुंह का कोना एक मुस्कान के साथ उठा। हाँ, यह अदिति सेनगुप्ता के लिए काफी है। 30 उनके मुंह के कोने खून से सने थे। ये गंभीर रूप से चोटिल दिखता है। होस्ट, मानसिक प्रतिभा शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आमतौर पर मानसिक प्रतिभा का उपयोग करने के बाद प्रतिभाशाली व्यक्ति कमजोरी में पड़ जाता है। अदिति सेनगुप्ता को अपनी कमियों का पता होना चाहिए, इसलिए वह अपनी शारीरिक प्रशिक्षण को मजबूत करती रहती हैं। उनकी शारीरिक शक्ति मानसिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों में अच्छी मानी जाती है। हालांकि इसके बावजूद इस बार उन्हें बहुत चोट लगी है। 2 महीने के भीतर वह अपनी मानसिक प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएंगी। 2 महीने। आदित्य शर्मा की आंखें चमकी। बहुत अच्छा, इन 2 महीनों में मुझे बेंगलुरु के चौहान परिवार से निपटने में सक्षम होना चाहिए। भले ही वह ठीक हो जाए, मुझे लगता है कि वह ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएंगी। बेंगलुरु की यह यात्रा वाकई व्यर्थ नहीं थी। यदि अदिति सेनगुप्ता की बाधा ना होती, आदित्य शर्मा बहुत आसानी से मानसी कपूर का समर्थन कर सकते थे। फिर वह मानसी कपूर को एक दोस्त जीतने में मदद करते, अपने संपर्कों को मजबूत करते और कुछ असहमतियों को हटाते। उपाध्यक्ष का पद स्थिर हो जाता। जब तक आदित्य शर्मा के पास सब कुछ नियंत्रण में होता,
वह वीरेंद्र चौहान के साथ तस्लीम की तलाश करते। अगर वीरेंद्र चौहान सहमत नहीं होते तो वह सीधे महल को मजबूर करते। चीजें हल करना मुश्किल नहीं होता। बेशक आदित्य शर्मा को यह भी सुनिश्चित करना था कि अदिति सेनगुप्ता का कोई समर्थक हो और वह केवल अदिति सेनगुप्ता को पूरी तरह से हरा सकते थे, तब वह दृढ़ हो सकते थे। ये सोचकर आदित्य शर्मा ने अदिति सेनगुप्ता की ओर नजरें उठाए और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अदिति जी, अभी 4 गोल बाकी हैं। आपने अभी तक सर्व क्यों नहीं किया? क्या आप हार मानना चाहती हैं? आदित्य शर्मा के शब्द सुनकर ये लगभग काट लिया गया, लेकिन वह सर्व करती, लेकिन अब उनके पास हाथ उठाने की ताकत भी नहीं थी। सर्व कैसे करें? अदिति सेनगुप्ता की आंखें गुस्से से चमक उठी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, आप कौन है? क्या ये वह है? वह कौन है? आदित्य शर्मा ने हैरानी जताई। मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही हैं। अदिति जी, अगर आप सर्व नहीं करती तो मैं सर्व करूंगा। मुंह में मछली आंद आदित्य शर्मा ने अपनी जेब से एक टेनिस बॉल निकाली। इसे 2 बार थपथपाया, इसे सीधे उछाला और फिर मारा और टेनिस बॉल उड़ गई। इस सर्व की ताकत ज्यादा नहीं थी और गति भी बहुत धीमी थी। टेनिस मास्टर की तो बात ही छोड़ दें। एक मिडिल स्कूल का छात्र जो टेनिस खेल सकता है, वह भी गेंद को वापस मार सकता है। हालांकि अदिति सेनगुप्ता टेनिस को उनके पास से उड़ते हुए देखती रही। टसक टसक इस तरह की गेंद भी नहीं मार सकती। आदित्य शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, या मैं कमजोर हो रही हूं? अदिति सेनगुप्ता की खूबसूरत आंखें लगभग आग उगल रही थी। उन्होंने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, आप ऐसा करके क्या मतलब निकाल रहे हैं? बेशक इसका मतलब है। आदित्य शर्मा ने एक और टेनिस बॉल निकाली और इसे हवा में उछाला। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकती, जैसे ये टेनिस बॉल। आप इसे कभी वापस नहीं मार सकती। बातचीत के दौरान टेनिस बॉल फिर से भेजी गई। परिणाम पिछले बार जैसा ही था। अदिति सेनगुप्ता ने हिलने की कोशिश नहीं की। आदित्य शर्मा ने फिर से स्कोर किया। आप आखिर हैं कौन? अदिति सेनगुप्ता ने धीमी गर्जना की। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत मशहूर हूं। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य शर्मा, हम मुंबई के कपूर परिवार का कपूर आदित्य शर्मा का खन्ना। अदिति सेनगुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने आदित्य शर्मा की पहचान का अनुमान लगा लिया था। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। मैं कोई भी हो, आपकी नियति पहले से ही तय है। अदिति सेनगुप्ता, यह आपका मौका है कि आप प्रतिरोध छोड़ दें। बेंगलुरु का कपूर परिवार अभी भी बेंगलुरु का कपूर परिवार है। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ? अदिति सेनगुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं वाकई हार मान लूं, भविष्य में मुंबई का कपूर परिवार बेंगलुरु के कपूर परिवार के ऊपर खड़ा होगा। तो क्या? आदित्य शर्मा ने अपनी बाहें उठाई। क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकती हैं? अब आखिरी गेंद है। यह जरूरी नहीं। अदिति सेनगुप्ता ने दांत पीसते हुए, उनकी खूबसूरत आंखें प्रकाश से चमक रही थी। हाँ नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास और क्या साधन है इस गेंद को पकड़ने के लिए। आदित्य शर्मा ने फिर से एक टेनिस बॉल उछाली। उन्होंने अपने हाथ में रैकेट लहराया और आसानी से इसे मारा। अगर यह गोल खत्म हो जाता है तो आदित्य शर्मा अदिति सेनगुप्ता की मानसिक रक्षा को पूरी तरह से तोड़ देंगे। अगर अदिति सेनगुप्ता जवाबी हमला करना चाहती हैं तो उन्हें पहले इस मानसिक स्थिति को पार करना होगा। आदित्य शर्मा और अदिति सेनगुप्ता के बीच का टेनिस मैच एक साधारण टेनिस खेल जैसा लगता है। यहां तक कि इसमें कुछ भी दांव पर नहीं है, लेकिन यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। आदित्य शर्मा ने तेजी से उड़ती टेनिस बॉल को देखा। फिर से गतिहीन अदिति सेनगुप्ता को देखकर वह हल्के से मुस्कुराए और मुड़ गए। अदिति सेनगुप्ता, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा जरूरी नहीं। बैंग, एक कुरकुरी आवाज आए। आदित्य शर्मा कांप गए और जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो टेनिस बॉल उनके सामने की लोहे की जाली से टकरा चुकी थी। वापस मारा गया, ये कैसे संभव है? आदित्य शर्मा अचानक मुड़े। अदिति सेनगुप्ता एक रैकेट पकड़े हुए थी, उनका शरीर झुका हुआ था, एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। नरक में खेल सिस्टम, मुझे समझाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बेकार हो गई है? होस्ट, जल्दबाजी ना करें। अदिति सेनगुप्ता जहर पीकर प्यास बुझा रही हैं। क्या मतलब? आदित्य शर्मा को कुछ शक हुआ। होस्ट को जवाब, एक मानसिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति का शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं। आत्मा का अत्यधिक उपभोग शरीर को कमजोर कर देता है। इसी तरह अगर शरीर बहुत अधिक खपत करता है तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। हालांकि एक स्थिति है जब शरीर कमजोर होता है, फिर भी बहुत शक्तिशाली बल का प्रदर्शन करता है। मन शरीर को नियंत्रित करता है। आदित्य शर्मा ने सहज रूप से जवाब दिया। हाँ, होस्ट का प्रतिकार अभी। इसका एक बड़ा हिस्सा अदिति सेनगुप्ता के शरीर ने अवशोषित कर लिया था। उनकी मानसिक शक्ति अभी भी मौजूद है और अब वह अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर रही हैं। हालांकि यह विधि बहुत संभावनाओं वाली है। इसके बड़े दुष्प्रभाव हैं। जब उनकी आत्मा समाप्त हो जाएगी तो उनका शरीर और आत्मा बहुत घायल हो जाएंगे। इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि अपूर्णीय चोटें भी हो सकती हैं। ये सुनकर आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गए। क्या ये पागलपन नहीं है? एक टेनिस खेल के लिए मरने की जरूरत नहीं।
होस्ट आप छोटा सोच रहे हैं। छोटा क्या? आदित्य शर्मा स्तब्ध थे। वह पहले से ही इस हालत में है। मुझे और क्या डरना चाहिए? मैंने अभी होस्ट को नुकसानों के बारे में बताया। वास्तव में इस विधि के फायदे भी हैं। फायदे? क्या मतलब? अनीता रॉय अब अपनी आत्मा से नियंत्रण कर रही हैं, लेकिन अगर वह इस क्षेत्र को पार कर लेती हैं और मन के शरीर पर काबू पाने की स्थिति तक पहुंच जाती हैं तो उनकी प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा? आदित्य शर्मा चौंक गए। यह क्या ऑपरेशन है? प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा को अभ्यास के माध्यम से उन्नत कर सकता है। बेशक यह विधि दुर्लभ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक वाक्य में, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप बन जाएंगे। अदिति सेनगुप्ता ने इस विधि का उपयोग किया। ये संयोग से प्रतिभा को बढ़ाने का प्रकार है। सिस्टम का अनुमान है। अदिति सेनगुप्ता को शायद यह एहसास हो गया कि वह होस्ट की प्रतिद्वंदी नहीं है और उन्होंने इस विधि का उपयोग करने का दृढ़ निश्चय किया। अगर वह बढ़ावा पाने में सफल हो जाती हैं तो उनके साथ निपटना आसान नहीं होगा। क्या मतलब? आदित्य शर्मा ने अपनी बाहें उठाई। क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? बेशक नहीं, लेकिन बढ़ावा मिलने के बाद उनके साथ निपटने के लिए और अधिक गिफ्ट पैक की जरूरत होगी। कितने? 10-24 घंटे के गिफ्ट पैक या 48 घंटे के गिफ्ट पैक? तुम्हें क्या, तुम लूटपाट कर रहे हो? आदित्य शर्मा चौंक गए। मैंने अभी तक तुमसे उन 24 घंटे के गिफ्ट पैक्स का हिसाब नहीं किया। होस्ट, भले ही सिस्टम आपको पहले से सूचित करता, क्या आपको इसका उपयोग नहीं करना पड़ता? और आदित्य शर्मा को झटका लगा। फिर भी तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था। क्या मैंने अब आपको नहीं बताया? मैं निमा। आदित्य शर्मा उदास दिखे और आग्रह किया, ठीक है, बस मुझे बताओ कि वह कैसे याद नहीं रख सकती। यह उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। इसका होस्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर होस्ट उन्हें जल्दी हरा सकता है तो यह सफलता को रोक सकता है। बेशक होस्ट एक और तरीके का उपयोग भी कर सकता है। किस तरीके से? आदित्य शर्मा ने पूछा। अनीता रॉय को स्वीकार करें। 50-48 घंटे के गिफ्ट पैक के साथ सिस्टम आपकी मदद कर सकता है उन्हें पूरी तरह से आपके प्रति आज्ञाकारी बनाने में। आदित्य शर्मा ने अपनी आंखें खोली। 50-48 घंटे के गिफ्ट पैक मैं कहां से चुराऊं? अब हालांकि आदित्य शर्मा की गिफ्ट बग्स ब्रश करने की गति दोगुनी हो गई है, लेकिन एक 48 घंटे का गिफ्ट पैक ब्रश करने के लिए फिर भी 24 घंटे चाहिए। 50 यानी 50 दिन। ये बहुत मुश्किल था। रुको, आदित्य शर्मा को अचानक एक प्रेरणा मिली। मुझे अदिति सेनगुप्ता को स्वीकार करने के लिए 50-48 घंटे के गिफ्ट बग्स का उपयोग क्यों करना चाहिए? मैं अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता हूँ। हाय हाँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि ऐसा करूँगा। अध्याय 206 अदिति सेनगुप्ता सिस्टम से बंधी हैं। अंजलि नायर, मुझे क्यों लगता है कि तीसरी बहन और आदित्य शर्मा के बीच कुछ गड़बड़ है। क्या ये वाकई एक साधारण टेनिस मैच है? शालिनी मल्होत्रा ने मैदान पर एक दूसरे का सामना कर रहे आदित्य शर्मा और अनीता रॉय को देखा। उनके चेहरे पर संदेह का भाव था। इस समय मैदान पर ठंडी हवा थी। चाहे वह आदित्य शर्मा हो या अनीता रॉय, दोनों ही बहुत शक्तिशाली आभा निकाल रहे थे। खासकर अनीता रॉय, वह पहले से ही अति भारी थी। अनीता रॉय अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। या तो वह इस लड़ाई में सफलता प्राप्त करती हैं या फिर वह अब से एक अपन व्यक्ति बन जाएंगी। वास्तव में अनीता रॉय ने गुस्से या क्रोध के कारण इस खतरनाक उन्नति विधि का उपयोग नहीं किया था। इसके विपरीत उन्होंने अच्छी तरह से सोचा था। टेनिस मैच जितना या हारना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसके पीछे का अर्थ, अगर अदिति सेनगुप्ता हार गई तो वह आदित्य शर्मा से पूरी तरह हार जाएंगी। प्रतिभा और क्षमता के मामले में या मनोवैज्ञानिक रूप से यह पूरी हार होगी। भविष्य में अदिति सेनगुप्ता साहिल को रोक नहीं पाएंगी। अदिति सेनगुप्ता जैसे व्यक्ति के लिए वहपन बनना पसंद करेंगी। वह अपनी आंखें हारना नहीं चाहती थी। यह आखिरी लड़ाई है। अगर उन्नति सफल हुई तो मेरे पास उसे जीतने की उम्मीद होगी। अगर मैं हार गई तो मैं एक अपन व्यक्ति बन जाऊंगी और कोई भ्रम नहीं होगा। अदिति सेनगुप्ता बुदबुदाए और फिर उनकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई। एक शक्तिशाली प्रकाश फूटा। उन्होंने अपने हाथ में टेनिस रैकेट लहराया, आदित्य शर्मा की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाए, आप कोई भी हो, आज आप इस टेनिस कोर्ट से सुरक्षित नहीं निकल सकते। ये 1540 है। और आदित्य शर्मा ने अपनी बाहें उठाई, हल्के से मुस्कुराए और कहा, ये वाकई मुझे मार डालने की कोशिश है। ये दिलचस्प है, तो आइए मैं वाकई देखना चाहता हूं कि क्या आप इसे एक तक पहुंचा सकती हैं। आवाज गिरी और आदित्य शर्मा ने एक टेनिस बॉल निकाली। उन्होंने इसे ऊंचा उछाला, गेंद के गिरने की जगह को देखा। उन्होंने रैकेट को अचानक लहराया, आया एक जोरदार धमाका हुआ और टेनिस बॉल एक तोप के गोले की तरह सीधे अदिति सेनगुप्ता की ओर गई। ये बहुत धीमा है, अदिति सेनगुप्ता ने चिल्लाया। उनकी टांगें तेजी से हिली। टेनिस बॉल का पीछा किया, फिर उन्होंने रैकेट को कसकर पकड़ा और इसे बाहर निकाला और तेज और मजबूत हो गया। उनकी दाहिनी बाहें टेनिस बॉल पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली बल को एकत्रित किया। टेनिस बॉल को छूने के दूसरे क्षण में आदित्य शर्मा चौंक गए। अदिति सेनगुप्ता की ताकत उस समय से भी ज्यादा थी जब उन पर हमला नहीं हुआ था। क्या मन का शरीर पर नियंत्रण इतना प्रभावी है, या कहें कि उनके पास पहले से ही सफलता के संकेत दिख रहे हैं। आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। गुप्त रूप से यह अदिति सेनगुप्ता वाकई असाधारण है।
अगर मैं इसका अपने लिए उपयोग कर सकूं तो यह निश्चित रूप से भविष्य में मेरे लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। ठीक है, चलो योजना के अनुसार चलते हैं, आदित्य शर्मा ने कहा। जियांग मुहियांग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अदिति सेनगुप्ता को कैसे वश में करना है। हालांकि यह विधि 50-48 घंटे के गिफ्ट पैक जितनी सीधी नहीं है, लेकिन इस विधि से सफलता मिलेगी गिफ्ट बगे के साथ से कहीं ज्यादा आसान। हाँ, इतनी अच्छी अदिति सेनगुप्ता, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिक सकती हैं। आदित्य शर्मा हंसे। उनकी बाँ की ताकत फिर से बड़ी बढ़ गई। टेनिस बॉल को जोर से मारा तो अच्छे से देखिए, मैं अदिति सेनगुप्ता कभी हार नहीं मानूंगी। अनीता रॉय की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने दोनों हाथों से लॉन्ग पाई पकड़ा और उनकी ताकत फिर से बढ़ गई। बैंग 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 टेनिस। आदित्य शर्मा और अदिति सेनगुप्ता के जवाबी हमले में मैदान पर तेजी से दौड़ रही थी और गति तेज और मजबूत हो रही थी। ताकत और मजबूत हो रही थी। हर बार जब यह जमीन पर गिरती तो जमीन में एक दरार पड़ जाती। ये टकराव भयंकर था। यह ओलंपिक टेनिस मैच से भी बेहतर था। आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्लब हाउस में कांच के सामने खड़े वरिष्ठ टीम के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी आदित्य शर्मा और अदिति सेनगुप्ता के मैच को देख रहे थे। एक एक करके स्तब्ध रह गए। मेरे भगवान, ये टेनिस मैच है। मुझे क्यों लगता है कि यह विश्व युद्ध है। लोए, ये दोनों बहुत मजबूत हैं। ऐसी ताकत के साथ वे राष्ट्रीय टीम में क्यों नहीं जाते। राष्ट्रीय टीम में निमा राष्ट्रीय टीम भी इस स्तर की नहीं है। देखो, टेनिस कोर्ट की जमीन में दरार पड़ गई है। वह वाकई डरावना है। टेनिस कोर्ट के पास खड़ी शालिनी मल्होत्रा और भी हैरान थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, क्या वे टेनिस खेल रहे हैं? मुझे क्यों लगता है कि इन दोनों के बीच कोई गहरा बैर है। अंजलि नायर ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और सोचा, अगर यह आदमी वाकई वह आदमी है तो वाकई एक गहरा बैर है। हालांकि यह आदमी वाकई मजबूत है। मैंने इतने सालों तक अदिति जी का साथ दिया है। ये पहली बार है जब मैंने अदिति जी को इस तरह मजबूर होते देखा है। इस टेनिस मैच का परिणाम वाकई कहना मुश्किल है। मैदान पर खेल अभी भी भयंकर रूप से चल रहा था। अब आदित्य शर्मा और अदिति सेनगुप्ता द्वारा खेली जा रही टेनिस बॉल लगभग अदृश्य थी। गति चरम पर पहुंच गई थी। आदित्य शर्मा ने अदिति सेनगुप्ता को घरा और अपने दिल में आ भरी। ये औरत वाकई जान देने को तैयार है और उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत बढ़ने के साथ वह और मजबूत हो रही है। होस्ट को याद दिलाएं कि अदिति सेनगुप्ता सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुकी हैं और उनकी आभा ने होस्ट की आभा को पकड़ लिया है। अगर होस्ट इसे बनाए रखता है, अदिति सेनगुप्ता के पास उन्नति की बहुत अच्छी संभावना है। सिस्टम की सूचना सुनकर आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि समय लगभग आ गया है। इस बार मैंने ताकत नहीं बढ़ाई। इसके बजाय मैंने अपनी तकनीक का उपयोग टेनिस बॉल की 9 स्ट्रोक को हटाने के लिए किया और फिर मैंने रैकेट को मजबूती से घुमाया। यहाँ एक चिप आया। एक स्विच के साथ टेनिस बॉल आदित्य शर्मा के रैकेट से टकराए और वापस उछली। इस बार ताकत बहुत मजबूत थी, सिर्फ नेट को पार करने के लिए पर्याप्त। गेंद अनीता रॉय के पहले हाफ में गिरी। इस समय अनीता रॉय अभी भी आधार रेखा पर थी। आदित्य शर्मा ने एक चिपिंग बॉल के साथ वापसी की देखकर उन्होंने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। हालांकि भले ही वह हैरान थी, अदिति सेनगुप्ता रुकी नहीं। उन्होंने अपने पैरों को बल के साथ देखा और तेजी से सामने के कोर्ट में दौड़ी। आखिरी क्षण में टेनिस बॉल को वापस मारते समय आदित्य शर्मा ने अदिति सेनगुप्ता को टेनिस बॉल वापस मारते देखकर मुस्कुराया। बुरा नहीं, इस तरह की गेंद वापस आ गई। ये कमाल है, ये कमाल है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता रॉय की आंखें सिकुड़ी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप हार मान रहे हैं? अगर आपके पास हिम्मत है तो जारी रखें। हार मान लूं? हाँ, मुझे क्यों हार मानना चाहिए? अब मेरे पास बढ़त है। टेनिस को केवल क्रूर बल तकनीकों से नहीं ले जाना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य शर्मा ने एक दुष्ट मुस्कान दी। ये हो गया। आवाज गिरी। आदित्य शर्मा ने अचानक अपनी ताकत बढ़ाई और टेनिस बॉल को जोर से मारा। इस बार टेनिस बॉल सीधे आधार रेखा की ओर गई। अदिति सेनगुप्ता पहले हाफ में थी। टेनिस आधार रेखा पर वापस गिरा। उन्हें फिर से वापस दौड़ना पड़ा। आप बहुत नीच हैं, अदिति सेनगुप्ता ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। टसक टसक, आप क्या कह रही हैं? यह मेरी रणनीति है, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मन शरीर को नियंत्रित करता है। यह विधि अच्छी है, लेकिन आप कितने समय तक टिक सकती हैं? अब से मैं हर बार इस तरह लॉब मारूंगा। आपको कोर्ट पर इधर उधर दौड़ने दूंगा। अनुमान लगाए, पहले आपकी शारीरिक ताकत खत्म होगी या आपकी आत्मा खत्म होगी या दोनों। अनीता रॉय, आप मुझे अपनी प्रतिभा के लिए सीढ़ी बनाना चाहती हैं। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। क्या? अनीता रॉय हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य शर्मा उनकी मंशा को समझ जाएगा। आप कौन हैं? आपको इतना कैसे पता है? क्या आप उस संगठन से हैं? अनीता रॉय ने गुस्से से पूछा। एक दो आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह संगठन? क्या संगठन है? अनीता रॉय के मतलब को सुनकर ऐसा लगता है कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का भी एक संगठन है।
ऐसा लगता है कि सिस्टम ने भी पहले इसका जिक्र किया था। यह नहीं कहा था कि ये देशों से बना एक संगठन है। लेकिन अदिति सेनगुप्ता के लहजे को सुनकर ऐसा लगता है कि ये देशों से बना नहीं है। टस ये दुनिया वाकई और जटिल होती जा रही है। कोई बात नहीं, पहले अदिति सेनगुप्ता का ध्यान रखते हैं। इस तरह की चीजों की जांच भविष्य में धीरे धीरे करेंगे। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप वर्तमान दुविधा को कैसे हल करती हैं। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। अनीता रॉय, चलो बस हार मान लो। अनीता रॉय ने दांत पीस लिए। मैं निश्चित रूप से सीमा को तोड़ सकती हूं। एक गर्जना के साथ अदिति सेनगुप्ता ने फिर से गेंद को वापस मारा। आदित्य शर्मा ने गेंद को बहुत आसानी से पकड़ा और दाने एक स्लाइस का उपयोग किया। गेंद को अदिति सेनगुप्ता के पहले हाफ में मारा। गेंद मारते समय आदित्य शर्मा को लगा कि अदिति सेनगुप्ता की नौगलियां बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। मन का शरीर पर नियंत्रण करने का तरीका उच्च एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब उनकी एकाग्रता प्रभावित होती है, यह विश्वास भी हिल जाएगा। उदाहरण के लिए अदिति सेनगुप्ता के लिए प्रतिभा को उन्नत करना बहुत अधिक कठिन होगा। हालांकि आदित्य शर्मा नहीं चाहते थे कि अदिति सेनगुप्ता उन्नति खरीदने में असफल हो, लेकिन वह अदिति सेनगुप्ता को वश में करना चाहते थे। अगर आप एक अपंग व्यक्ति को वश में करते हैं तो यह अर्थहीन होगा। बैंग, अदिति सेनगुप्ता ने फिर से टेनिस खेला। इसे वापस मारा। इस बार मारने के बाद अदिति सेनगुप्ता पहले से ही थकावट के लक्षण दिखा रही थी और कठोरता से सांस ले रही थी। पसीना उनकी कपड़ों को भिगो रहा था और उनकी ढीलापन मन के शरीर को नियंत्रित करने का दुष्प्रभाव भी हुआ। अब अदिति सेनगुप्ता को लग रहा था कि उनके शरीर का हर जोड़ दर्द कर रहा है। वह मुश्किल से टिक पा रही थी। नरक में मैं हार नहीं सकती। मुझे जीवित रहना है। इस स्तर को जीवित